नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में एक नजर सुर्खियों पर। साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। आज राष्ट्रपति निकोस से होगी व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर उच्च स्तरीय वार्ता। निकोसिया टाउन हॉल का भी करेंगे दौरा। भारत साइप्रस सीईओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। पिछले एक दशक में भारत का हुआ अभूतपूर्व विकास। साइप्रस को बताया भारत का भरोसेमंद साझेदार। कहा दोनों देश के रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक। आज जारी होगी देश में जनगणना कराने की अधिसूचना। इस बार जाति गणना भी होगी शामिल। मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल से डिजिटल माध्यम से होगी जनगणना। मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। देश के पश्चिमी हिस्सों के लिए आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट। देश दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। और इजरायली हमलों के बीच ईरान का संघर्ष विराम वार्ता से इनकार। वहीं ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाने की इजरायली योजना पर लगाया वीटो। जर्मन चांसलर को उम्मीद G7 बैठक में निकल सकता है कुछ हल। तो आपको बता दें कि 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त साइप्रस में है। प्रधानमंत्री मोदी के साइप्रस पहुंचने पर उनका स्वागत करने के लिए साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे थे। पीएम मोदी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत होगा और इसके बाद राष्ट्रपति निकोस के साथ प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय वार्ता भी होगी, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेता व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर भोज के साथ उनकी साइप्रस यात्रा का समापन होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कई मायनों में खास और ऐतिहासिक है। दरअसल 2 दशक से भी अधिक समय के बाद भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा में पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में सीईओ फोरम की बैठक में शिरकत की। दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में यह बैठक काफी अहम है। सतत विकास की दिशा में हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग नए अवसर प्रदान करेगा। तो वहीं नवोन्मेष और एआई तकनीक को लेकर भी चर्चा हुई। भारत साइप्रस में 10वां बड़ा निवेशक है। तो भारत और साइप्रस सीईओ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व विकास किया है। भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्दी ही 3री बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था भी बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत साइप्रस के बीच $150 मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है, लेकिन इसमें अभी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कल्चर भी बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर भी उतना ही बल दिया है। आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार 3री बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है।
पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी और कानून में सुधारों के लागू होने, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से प्रगति करने और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। उन्होंने साइप्रस के साथ मिलकर हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने साइप्रस के स्टॉक एक्सचेंज और भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बीच होने सहयोग को लेकर खुशी जाहिर की। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। सीईओ फोरम की बैठक में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस भी मौजूद रहे। साइप्रस राष्ट्रपति ने अहमदाबाद विमान हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त की। Please accept, on behalf of the people of Cyprus, my heartfelt condolences for the tragic airplane crash. Our prayers are with the families of those who perish and with the people of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साइप्रस यात्रा से वहां रह रहे भारतीय समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत साइप्रस सीईओ बैठक में शामिल हुए व्यवसायी अभया प्रभु ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा भारत साइप्रस व्यापार संबंधों को नई मजबूती देगा। जब मोदी जी खुद इसको समर्थन देते हैं इंडिया और साइप्रस के संबंधों को, जब मोदी जी खुद आके यहाँ पे आके हमको प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के लोगों को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारी जो संबंध है इंडिया और हेलेनिक वर्ल्ड कहते हैं ग्रीस और साइप्रस को, जो हमारे संबंध है वो हज़ारों साल पुराने हैं, ये ऐसे नए संबंध नहीं हैं। और जब व्यापार को सरकार प्रोत्साहित करती है तो व्यापार तो ज़रूर बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस भी ज़रूर बढ़ेंगे। एनएसई के सीईओ आशीष चौहान ने दोनों देशों के बीच स्टॉक एक्सचेंज के बीच हुए सहयोग पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सहयोग भारत और साइप्रस के बीच राजनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि बढ़ते हुए व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूती दे रहा है। महत्व का जो एमओयू है वो गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में एनएसई की खुद की एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज है, जो भारत को एक तरह से विश्व में पेश करती है। उसके साथ साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज जो एक इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में काम करता है। दोनों को मिलकर के आज एक एमओयू बना है जिसमें जॉइंट रिसर्च, ड्यूअल लिस्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ऐसे कई चीज़ें जो आज उसके ऊपर समझौते करार हुए। और मुझे आशा है कि आगे जाके ये समझौते भारत को और साइप्रस की एक जो कड़ी बनेंगे और आगे दोनों देशों के विकास में मदद करेंगे। यूरो बैंक के ग्रुप सीईओ ने कहा कि यूपीआई को समझौता हुआ है। वहीं यूरो बैंक मुंबई में अपना एक ऑफिस खोल रहा है जो कि साइप्रस, भारत और ग्रीस के बीच होने वाले व्यापार को बढ़ावा देगा। As a bank, we want to promote the idea that Cyprus and Greece could become gateways
of Indian companies which want to do business in Europe. We have signed an MOU with NPCI to enable UPI in Cyprus. We have also done the same thing for Greece. And Eurobank is opening a rep office in Mumbai to promote the business between the three countries. We have applied for that in RBI, and hopefully before year end, we should celebrate the opening of our office in Mumbai. वहीं इन्वेस्ट साइप्रस के अध्यक्ष इवगेनियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि साइप्रस यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने का काम करता है। साथ साथ ये भी कहा कि भारत की आकांक्षाओं को लेकर साइप्रस सहयोग करने का काम करेगा। Prime Minister Modi's visit to Cyprus is a great honor, and it's very important for us as we position Cyprus as a hub between the EU, Middle East and the East. We're at the eastern frontier of the European Union, and Cyprus is the base for many Western companies investing into India, but also is the gateway for many companies from the Middle East and from the East who want to access the European market. And we want to align ourselves with India's ambitions in this regard. वहीं बिजनेसमैन संजय तुंगनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया को डिजिटल डेमोक्रेसी दी है। ये जो राउंड टेबल था, बिजनेस राउंड टेबल था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड टेबल था और बहुत ही बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज किया था इतने शॉर्ट नोटिस में। अगर आप देखिए तो ग्रीक और साइप्रस के जो लोग हैं उन्होंने वर्ल्ड को डेमोक्रेसी दी है, बट मोदी जी ने वर्ल्ड को डिजिटल डेमोक्रेसी दी है, तो वो बहुत ही अहमियत रखता है। साइप्रस में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोगों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत खुश हैं। उन्होंने पीएम की यात्रा को गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ये कहेंगे। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई अभी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उनको देख करके, उनसे बात करके, मोदी साहब से बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने एकदम उत्साह भर दिया हम सबके अंदर। साइप्रस में आए, उन्होंने जो आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था जो यहाँ आए, और हम लोग उनके हमेशा साथ हैं। और एक मोदी जी हमारे आइडल हैं, एकदम लीडर हैं। आज मोदी जी की वजह से भारतीय पूरे विश्व में बहुत गर्व से कहीं भी रह सकते हैं, और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने वाले हमारे मोदी जी हमारे भारत की शान है, हमारी आन है, शान है, हमें उन पर गर्व है। हम लोग बहुत प्राउड हैं। आई मीन स्पेशली बाहर रहने वाले इंडियन लोग फील कर सकते हैं कि इंडिया का क्या वैल्यू है अभी, प्योरली मोदी जी की वजह से। साइप्रस का जो लोकेशन है आज के डेट में जियोपॉलिटिकली, और यहाँ पे शिपिंग और जो टेलीकम्युनिकेशन आईटी का जो हब बनने वाला है, तो ये साइप्रस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जैसे विशाल देश के साथ वो जुड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह रहता है, और यहाँ पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, लिमासोल, साइप्रस। तो साइप्रस के लारनाका पहुंचने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की, और इस सौहार्दपूर्ण भेंट के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यह विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा भारत और साइप्रस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को और भी ज्यादा सशक्त बनाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि देश में जनगणना कराने से संबंधित अधिसूचना आज आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। अधिसूचना के साथ ही देश में जनगणना की औपचारिक प्रक्रिया की भी शुरुआत हो जाएगी और इस जनगणना में जाति की भी गणना की जाएगी। जनगणना की ये प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि जो दूसरा चरण होगा और अंतिम चरण वो फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। जनगणना की प्रक्रिया पहाड़ी और बर्फीले राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। जनगणना 2 चरणों में से पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इनमें प्रत्येक परिवार की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और इसके बाद दूसरे चरण में जनगणना में प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जनसंख्याकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जो जानकारियां हैं वो एकत्रित की जाएंगी। फील्ड में डोर टू डोर जनगणना कराने के लिए 34 लाख सर्वे करने वाले और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे जो फील्ड से डेटा इकट्ठा करने का काम करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। ये सारे कर्मचारी जनगणना के लिए फील्ड सर्वे से लेकर इसका पूरा डेटा बनाने तक का काम करेंगे। आज इस अधिसूचना के जारी होने से पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी प्रक्रिया से जुड़ी समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में हुई इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। ये जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद से 16वीं जनगणना है और देश की आजादी के बाद 8वीं जनगणना है। लोगों को स्वगणना का प्रावधान भी उपलब्ध कराया जाएगा। जनगणना से जुड़े तमाम डेटा की निजता और सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम किया जाएगा। और अब बात अहमदाबाद विमान हादसे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने रविवार को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया और सारी जानकारी हासिल की। साथ साथ उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की और जांच के काम को आगे बढ़ा रहे गांधीनगर के फॉरेंसिक लैब का भी दौरा किया। इस बीच मृतकों की पहचान करने का काम अभी जारी है। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 80 मृतकों के डीएनए सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से कुल 41 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। 250 रिश्तेदारों के रक्त के नमूने एकत्र किए गए थे, जिसमें 27 शव डीएनए मिलान के बाद सौंपे गए। वहीं 8 शव जिनकी शारीरिक पहचान की गई वो भी परिवार को सौंप दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में परिजनों की सहायता के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने रविवार को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जहां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक ने उन्हें घटना की जानकारी दी। डॉक्टर पीके मिश्रा विमान दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने सिविल अस्पताल भी पहुंचे। पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी दौरा किया, जहां अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण उन लोगों की पहचान की पुष्टि करने और मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारों को सौंपने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है।
इसी बिल्डिंग में डीएनए की टेस्टिंग चल रही है। उन लोगों का डीएनए जो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और उनकी जो बॉडीज़ हैं, जो उनका पार्थिव शरीर है, चूँकि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसके कारण जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो काफ़ी हद तक झुलस चुका है। इस कारण से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में और उसके बाद उनका प्रोफाइल मैच करने में। फिलहाल कई डीएनए सैंपल्स मैच हो चुके हैं और कई सैंपल्स जो यहाँ टेस्टिंग के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैच कराया जा रहा है। उनके परिजनों को उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है। अस्पताल में डीएनए की टेस्टिंग और शव की पहचान के लिए डॉक्टर और पैरामेडिक्स की टीम लगातार काम कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक शव को उन्हीं परिजनों को सौंपा जा रहा है जिन्होंने डीएनए की मिलान के लिए खून के नमूने दिए हैं। अहमदाबाद से मेघना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके शव की पहचान रविवार को हुई। आज शव परिजनों को सौंपा जाएगा, जिसे चार्टर्ड प्लेन से राजकोट ले जाया जाएगा। दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। गृह मंत्री अमित शाह रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गुजरात में आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। और पुणे में इंद्रायणी नदी पर हुए पुल ढहने के स्थान पर आज सुबह फिर से क्विक रेस्पॉन्स टीम पहुंची और लापता लोगों की तलाश तेज कर दी। पुल ढहने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद रात 10 बजे तक करीब 6.5 घंटे तक बचाव अभियान चलाया गया। प्रशासन ने पुष्टि की है कि 51 पर्यटकों को बचा लिया गया है। उसके बाद प्रशासन के पास किसी और की गुमशुदगी की शिकायत नहीं आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर आज फिर से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। बचाव अभियान के दौरान ढही संरचना के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया गया है। मावल में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे इंद्रायणी का जल स्तर बढ़ गया और इसी वजह से ये हादसा हुआ। बचाव दल को भी लगातार हो रही बारिश की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कल लेट नाइट तक ऑपरेशन चालू था। एनडीआरएफ की तरफ से जो पुल था वो निकालने का काम यहाँ पे शुरू था। कल आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया था? कल तकरीबन 3 से 4 लोगों को वहाँ से डेड कैजुअलिटी निकाली है। आगे का काम चालू है। बात करें मौसम की तो देश के विभिन्न इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान कम होने से लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कल की बारिश के बाद आने वाले कुछ दिनों तक बारिश गर्मी से राहत दिलाएगी। आईएमडी ने 4 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। और आज कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जगहों पर भारी बारिश पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ एक जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है। उत्तराखंड में अगले 7 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यानी बारिश और तेज हवा के साथ बिजली चमकने और बादलों के गरजने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष पर ईरान स्थित भारतीय दूतावास लगातार नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि तेहरान में भारतीय दूतावास लगातार सुरक्षा स्थिति की निगरानी कर रहा है और ईरान में भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनसे संपर्क कर रहा है। कुछ मामलों में छात्रों को दूतावास की सुविधा से ईरान के भीतर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है।
अन्य संभव विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी। इसके अलावा दूतावास कल्याण और सुरक्षा के संबंध में कम्युनिटी लीडर्स के संपर्क में है। बात करें खेलों की तो कानपुर में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय बधिर सीनियर कुश्ती और कराटे चैंपियनशिप के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप पांडे, प्राचार्य विपिन कौशिक, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड विपेंद्र परमार, अंशु ठाकुर, हिमांशु तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव और डॉक्टर अभिषेक वाजपेयी उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता की मेजबानी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द डेफ के द्वारा की गई थी। अंक तालिका में महाराष्ट्र 54 अंक के साथ शीर्ष पर रहा तो हरियाणा ने 43 अंक के साथ दूसरे स्थान पर जगह बनाई। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने तीसरा और चौथा स्थान ग्रहण किया। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए योग के माध्यम से जीवन को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। योग के अनेक प्रभाग हैं जिनमें प्राणायाम भी योग का एक मुख्य घटक है। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं योग सूत्र में। आप देखिए ये योग सूत्र और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और ऐसे में अगर आप और हम आसन न करें, प्राणायाम न करें, ध्यान न करें तो फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव बन के रह जाएगा। इसलिए हमें जीवन में योग को अपनाना है। प्राणायाम श्रृंखला में आज हम सीख रहे हैं एक ऐसा प्राणायाम जो बहुत ही प्रचलित है, जिसका नाम सभी ने सुना है और ये हमारे कपाल को दमकाने का कार्य करता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है कपालभाति। आसन सिद्ध करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। नासिका से सांस भरना है, नासिका से ही छोड़ना है, बट फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। 2 एक्सलेशंस के बीच में आप श्वास जो भर रहे हैं उसका पता आपको भी ना चले। ये कपालभाति की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सबको याद रखनी है। यानी ये नहीं होगा, सिर्फ एक्सलेशन का पता लगना चाहिए। जब आप फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे तो हर एक्सलेशन में आपका पेट संकुचित होगा। कपालभाति एक नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है। कपालभाति आपके सारे मल को बाहर निकालता है। कपालभाति आपके फेफड़ों की शुद्धि करता है। जब तक भीतर का मल नहीं निकलेगा, बाहर की ऑक्सीजन भी भीतर जाकर के काम नहीं कर पाएगी। तो कपालभाति का अभ्यास सभी कर सकते हैं। सिर्फ जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इसे किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही करें। अपने आसन में बैठेंगे, आंखें बंद। जिस तरह से हमारे पेट का मूवमेंट हो रहा है ऐसे होना चाहिए। पच्चीस एक्सलेशन किया, 25वां एक्सलेशन पूरा बाहर छोड़ दिया, यानी रेचक। होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड। जितनी देर सांस को बाहर रोक सकते हैं रोका और फिर नया श्वास ले लिया। यानी कॉन्टिन्यूएशन में करते जाते हैं, नहीं। 25 एक्सलेशन किए, 25वां पूरा बाहर छोड़ दीजिए। सांस लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक। ये टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो रेचक को होल्ड करेंगे, यानी सांस को बाहर बाह्य कुंभक लगाया, यानी ऐसा समझिए बाहर छोड़ दिया और फिर नासिका से सांस भर लिया। 25-25 के 4 राउंड से शुरू कीजिए। बढ़ाते बढ़ाते आप इसके 10 राउंड तक ले जा सकते हैं, पर अति नहीं करनी है। हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने।